देखिए, इस तरीके से आपने लेजर पोस्टिंग करी हुई थी, और क्या होता है कि एक स्पेसिफिक डेट पे हम इसको बैलेंस करते हैं, यानी कि हम क्लोज करते हैं। तो आज के क्लास में जो टॉपिक है वो है बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स। कैसे हम इसको बैलेंस करेंगे, ये आज आप सीखने जा रहे हैं। और यहां से आज जो है आपको एक मीनिंगफुल अकाउंट्स भी समझ में आएंगे। सारे मीनिंगफुल अकाउंट शुरू हो जाएंगे आज से। तो कंटिन्यू करते हैं हम इसी में। देखिए, कोई भी एक स्पेसिफिक डेट होगी जिस दिन आपको कहा जाएगा कि बुक्स को क्लोज करें, बुक्स का आप बैलेंस निकालें। यूजुअली मंथ का एंड होता है, क्वार्टर का एंड होता है। ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन पे, किस दिन वो बुक्स बंद करके बैलेंस चेक करना चाहते हैं। अब जितने भी अकाउंट्स होते हैं उन सबको हम क्या करते हैं, एक स्पेसिफिक डेट पे आके उसको क्लोज करते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे कि इस जगह पे आ जाएं हम, डेटर्स को ही ले लेते हैं हम। यहाँ पे डेटर्स अकाउंट पे हम ध्यान दे रहे हैं इस समय। डेटर्स अकाउंट कैसे क्लोज करना है ये समझने जा रहे हो आप। ऐसे ही आपने और अकाउंट्स को भी क्लोज करना है, जितने के जितने अकाउंट्स हैं सब क्लोज करने हैं। करना क्या होता है आपको, सबसे पहले दोनों साइड का टोटल चेक करना होता है। दोनों साइड में टोटल क्या आ रहा है ये आपने चेक करना है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे जैसे कि डेटर्स अकाउंट की। तो यहां पर देखिए, डेटर का जो अकाउंट है बना हुआ, इसके हम लेफ्ट साइड यानी कि डेबिट साइड पे आते हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ज्यादा पोस्टिंग्स नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इनके टोटल्स करेंगे। तो इस साइड में तो कुछ और है ही नहीं था, मैं यहाँ पे रफ लिख दे रहा हूँ साइड में। ये रफ इस जगह कर रहा हूं मैं, आपको रफ किसी को दिखाना नहीं है, जस्ट आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो इस साइड का टोटल किया मैंने डेबिट का, तो उसमें एक ही फिगर था और उसका टोटल आया जी 80,000। इसके बाद दूसरी तरफ का हम टोटल कर रहे हैं क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है बताओ जरा वंशिका। 31,000। ये 30,000 का फिगर है एक, और दूसरा फिगर जो था वो 1,000। तो इस साइड का टोटल है जी 31,000। अभी हम समझने के लिए बाहर लिख रहे हैं, रफ कर रहे हैं। बाकी अभी एक दो क्लास के बाद क्या होगा, आप डायरेक्ट खुद ही इसको कर लोगे, कुछ भी बाहर रफ करने की जरूरत नहीं है। करना क्या कि दोनों साइड का टोटल बाहर लिख लेना रफ में, और बड़े टोटल में से छोटे टोटल को माइनस करना है। तो 80 में से 31 को माइनस कर दिया, जो भी बड़ा टोटल होगा उसमें से छोटे टोटल को माइनस कर दिया। तो ये आपका बैलेंस आ गया 49। देखिए, इसके बाद क्या करना है, आपने जिस भी डेट को क्लोज करने को बोला गया है, अब सपोज कर लेते हैं कि वो कह रहे हैं कि 30 जून को क्लोज करना है आपने। तो हम क्या करेंगे, जिस भी डेट को क्लोज करना है उस डेट के दिन, ये जैसे हम डेटर्स अकाउंट क्लोज कर रहे थे, तो कैसे क्लोज करेंगे ये देखना है। ये आमने सामने इधर और इधर दोनों तरफ ऐसे लाइन खींच लेनी है। नीचे डबल लाइन खींचने का चलन है, ये कंपलसरी नहीं है पर ऐसा करा जाता है। यहां पर क्या करना है आपने, जो भी टोटल बड़ा था वो टोटल दोनों तरफ लिखना है। तो यहाँ पर एक टोटल था, यहाँ पर 80 आया था, दूसरा टोटल 31 आया था, तो बड़ा टोटल क्या था आपका 80। तो हम दोनों तरफ वही फिगर लिखेंगे 80,000 का। बड़े टोटल को दोनों तरफ लिखना है।
ये हमने 80,000 इधर लिख दिया। अब यहां वाली साइड में तो टोटल 80 हो रहा है, इधर तो टोटल 80 हो नहीं रहा। आप कह रहे हो कि इधर तो टोटल गलत हो गया। देखिए यहां पर क्या करना है, जितना आपने बैलेंस निकाला था वो लिखना है आपने इस जगह। यहां पे आप जितना कम है वो आप अपने आप से जोड़ देंगे। तो ये यहाँ पर 49,000 रुपीज कम था और हमने ये लिख दिया और यही आपका आंसर है। इधर जो भी डेट थी 30 जून है तो 30 जून लिख दिया। और जो आंसर लिखना है ये बाई साइड में है, तो आंसर को लिखते हैं हम बैलेंस कैरीड डाउन, बैलेंस CD, बैलेंस कैरीड डाउन। अब यहां से एक बड़ा मीनिंगफुल अकाउंट शुरू हुआ। आप समझेंगे इसका मीनिंग क्या है, हर अकाउंट में अपना इसका मीनिंग निकल के आएगा। लेजर पोस्टिंग से क्या हुआ, जो जैसे सर ने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन भी किया था कि सारे एक जैसे जो ट्रांजैक्शंस होंगे एक हेडिंग के वो एक प्लेस पे आ गए। अब जितने भी डेटर्स के ट्रांजैक्शन थे वो सारे यहाँ पर एक ही अकाउंट में आ गए। अब इसका मीनिंग देखिए कितना सुंदर अकाउंटिंग है हमारी, कितनी बढ़िया अकाउंटिंग है। इंटरप्रिटेशन क्या है इसका, मतलब ये निकला कि हमने डेटर्स को 80,000 के गुड्स सेल किए थे, उसके बाद उन्होंने 30,000 रुपीज हमें दे दिए और 1,000 उसमें से डूब गए और आज की तारीख में हमें 49,000 डेटर से लेना है, उनसे इतना अमाउंट लेना बाकी है। बात समझ में कि नहीं आई? ऐसी हर चीज का हर एक अकाउंट से बैलेंस निकलने लगे। हमने क्या बताया, डेटर्स बाकी व्हाट इज रिमेनिंग, बैलेंस का मतलब है क्या बचा हुआ है। तो हमने जैसे डेटर अकाउंट का बैलेंस किया तो हमें ये पता लगा कि डेटर्स में 49,000 अभी भी बचे हुए हैं। अब डेटर्स कौन लोग होते हैं ये आपको पता है, डेटर्स वो लोग हैं जिनसे हमें पैसा लेना है, तो इसका मतलब अभी भी हमें इनसे 49,000 लेना है। और आपने इसके पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे, उसमें एक अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल आपने पढ़ा था, अकाउंटिंग पीरियड नाम से गैप में पढ़ा था प्रिंसिपल, कि इस पीरियड में आपके पास 49,000 के डेटर्स बच रहे हैं। फिर जब आप अगले पीरियड में शुरू करोगे अपनी अकाउंटिंग को तो इसी जगह से शुरू करोगे कि 49,000 तो पहले से लेना है और आगे जो भी डेटर आते जाएंगे वो इसी 49,000 में ऐड हो जाएंगे। ये बैलेंसिंग का मतलब है इस पर्टिकुलर अकाउंट। ऐसे ही हर अकाउंट की बैलेंसिंग जब होगी तो उस बैलेंसिंग का एक मीनिंग होगा कि क्या मतलब है उसका। जैसे डेटर्स के लिए मैंने बताया कि इसका मतलब ये कि अभी भी 49,000 के डेटर्स ऐसे हैं जिनसे हमें पैसा लेना बाकी है। ये बैलेंस बताता है। इसको CD लिखा गया है, CD का मतलब कैरी डाउन, या इसको CF भी लिखा जा सकता है, कैरी फॉरवर्ड, मतलब इसको हमें आगे ले जाना है। आगे का मतलब अगले अकाउंटिंग पीरियड में लेकर जाना है। ये इसका सीधा सा मतलब। ध्यान ये देना है कि यहाँ पर आपने क्या करना है, ध्यान ये देना है कि C वर्ड यूज होना चाहिए। एम्फेसिस जो है वो C वर्ड पे है, ये C वर्ड लिखा होना चाहिए। कैरिड डाउन, कैरिड फॉरवर्ड भी लिखते हैं, CF लिख देते हैं वहां पर हम। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। आगे चलते हैं। अब हम इसी तरीके से और एक अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। अब चलिए हम वंशिका के अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं। हमने टोटल किया, यहाँ पे फिगर ही एक एक लिखे हुए हैं। छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन होता तो यहाँ पर और भी काफी सारे पोस्टिंग्स होते, काफी सारे अकाउंट्स में आई चीजें होती। तो हमने यहाँ पे टोटल करना है, एक स्पेसिफिक डेट को जो भी हमसे बताई जा रही है उस डेट को हम क्लोज करते हैं। क्लोज करते सामने ये जो लाइनें आमने सामने होनी चाहिए और नीचे ऐसा ट्रेंड है कि एक यहाँ पर डबल लाइन खींच दी जाती है। ठीक है, ऐसा ट्रेंड है जो करता है। टोटल किया, टोटल आप कर रहे हो, इसको ग्रैंड टोटल कहा जाता है। ये ग्रैंड टोटल है आपके लेजर। ये जो डबल लाइन है ये ग्रैंड टोटल का सिंबल है, इतना टोटल आया है। तो एक तरफ टोटल 35,000 है, दूसरी तरफ टोटल 25,000 है। बड़े टोटल में से छोटे टोटल को माइनस कर दिया, 10,000 आ गया।
बड़ा वाला टोटल दोनों तरफ लिखना है और जिस तरफ छोटा है उस तरफ हमने आंसर लिखना है। ये छोटा जरूरी नहीं कि क्रेडिट में ही हो, वो डेबिट में भी हो सकता है। आगे और क्वेश्चन है उसमें डेबिट में होगा, और लेजर है उसमें डेबिट में होगा। हमने यहाँ पे बाई तो लगाना ही लगाना है। अगर इधर आंसर आ रहा होता तो 2 लगाते हैं, इधर आंसर आएगा तो 2 बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे, इधर आंसर आएगा तो बाई बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। और ये जो बैलेंस लिखते हैं उसके लिए CD वर्ड यूज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वंशिका को 35,000 रुपीज की सेल करी थी हमने, उसके बाद वंशिका जी ने कैश में 25,000 दे दिए और आज की तारीख में वंशिका जी से 10,000 रुपीज लेने बाकी हैं। इसका मीनिंग ये निकल गया। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जितने भी ट्रांजैक्शन थे वंशिका से रिलेटेड वो एक जगह पे कंसंट्रेट हो जाएंगे। अपने आप जब आप पोस्टिंग करते हो सारे ट्रांजैक्शन एक जगह कलेक्ट होते चले जाएंगे और उसके बाद हम बैलेंस निकाल देंगे, पता चल जाएगा उस अकाउंट में कितना बैलेंस है। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि 35,000 रुपीज की सेल करी थी, 25,000 वंशिका जी ने कैश में दे दिया और 10,000 रुपीज का बैलेंस बच गया है। यानी कि आज की तारीख में हमने 10,000 रुपीज वंशिका से लेने हैं। बताएं बात समझ में आ गई कि नहीं? और हम इसी तरीके से अकाउंट बैलेंस करते हैं और अकाउंट्स को ले लेते हैं हम। ठीक है, सारे ही अकाउंट्स बैलेंस करने हैं। अब हम ले लेते हैं जैसे क्रेडिटर्स का अकाउंट। हमने क्रेडिटर्स का लिया, जिस डेट को बताया जाएगा उस डेट को क्लोज करेंगे हम। इस साइड में 30,000 है और दूसरी साइड में 3,000 है। 30,000 बड़ा टोटल है, जो बड़ा टोटल होगा वही दोनों तरफ लिखा जाएगा। 30,000 इधर भी 30,000 लिख दिया हमने और अब की बार बैलेंस इधर आ रहा है और जो आंसर होगा उसमें सिर्फ इतना सा चेंज हो जाएगा। पहले आप लिख रहे थे 2 बाई बैलेंस कैरी डाउन, अब आप लिखेंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन और बैलेंस कितना आएगा 27,000 रुपीज। कैसे आया? 30,000 था, 30,000 में से 3,000 माइनस कर दिया, 27,000 आ गया। बैलेंस हमेशा छोटी वाली साइड में लिखा जाएगा। इसका अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो क्या इंटरप्रिटेशन हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि क्रेडिटर से उधार में 30,000 रुपीज की परचेज करी गई थी ये, इसमें से हमने उनको 3,000 रुपीज का पेमेंट कर दिया और आज की तारीख में क्रेडिटर्स को 27,000 रुपीज हमने देने हैं। इतनी हमारी देनदारी खड़ी हुई है। 30 में से 3 चला गया, 27 इज स्टिल। तो करना क्या होता है, आपने बैलेंसिंग समझ लीजिए। बैलेंसिंग में क्या करना है, टोटल करना है, टोटल करके बैलेंस छोटी वाली साइड में लिखना है और आंसर जो होगा उसको हम बैलेंस कैरी डाउन लिखेंगे। इस जगह पे हम डेट डाल देंगे, जैसे कि यहाँ पे 30 जून को क्लोज कर रहे थे तो जून 30 था। ऐसे ही आपने सारे अकाउंट्स को बैलेंस करना है। किसी का बैलेंस डेबिट में आएगा, किसी का बैलेंस क्रेडिट में आएगा। अब हम इसके बारे में बात फिर आगे भी करेंगे, आपको पहले भी बता चुके हैं। मॉडर्न अप्रोच से आपको बात याद होगी। मॉडर्न अप्रोच में था कि 5 चीजें थी। एसेट्स जितनी भी होंगी वो हमेशा डेबिट में आएंगी, ठीक है। लायबिलिटीज जितनी होंगी वो क्रेडिट में जाएंगी, एक्सपेंसेस डेबिट में होंगे, इनकम्स क्रेडिट में होंगी, ठीक। वही बात यहाँ पे भी लागू होगी। अब जैसे हम यहाँ पर देखते हैं कि बैड डेट अकाउंट की बात करें, तो बैड डेट अकाउंट पे जब हम आते हैं, इसके दूसरी तरफ में तो कुछ है ही नहीं। इस तरफ अगर कुछ नहीं है तो उसको 0 सपोज करेंगे हम। ये 1000 है, 1000 में से 0 माइनस किया तो यहाँ पे 1000 ही आया। इस साइड का टोटल 0 था। बाई बैलेंस कैरी डाउन, तो यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन निकला कि 1000 के डेटर्स ने बैड डेट किया, वो 1000 रुपए का भाई हमारा नुकसान पड़ा हुआ। तो यहाँ पे 1000 था, 1000 में से 0 माइनस किया, ये
अब देखो प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ भी एक बातों में ध्यान देना है। वो बातें ये ध्यान देने की हैं कि आपने ये जो बैलेंस लिखना है ना यहाँ पर, ये आपने लास्ट लाइन में लिखना है। अब हमारे पास तो यहाँ लाइंस नहीं ड्रॉन है, जहां पर हमने क्लोज किया इसके ऊपर वाली लाइन में, ये आपने यहाँ क्लोज किया ना, इस जिस लाइन में क्लोज किया उसके ऊपर वाली लाइन में आपने आंसर लिखना है। ऊपर की जगह ये सारी खाली पड़ी रहेगी, यानी कि लास्ट लाइन में क्लोजिंग के जस्ट बिफोर क्लोजिंग वाली जो लाइन है वहां पे आप आंसर लिखते हैं, चाहे डेबिट पे हो चाहे क्रेडिट पे। मेरे को लगता है बात समझ में आ गई, हम आगे चल सकते हैं। इसी तरह से हमने सारे के सारे अकाउंट्स को क्लोज करना है। अब अगला जो अकाउंट है हमारा जो दिख रहा है वो फर्नीचर का है, तो फर्नीचर अकाउंट को क्लोज कर लेते हैं हम। ये क्लोज कर रहा हूं मैं। 15 और 5 और 20 यानी कि टोटल आ रहा है हमारा 40,000। ठीक है, इस तरफ कुछ भी नहीं है, 40,000 में से 0 माइनस कर देंगे, आंसर छोटी वाली साइड लिखा जाएगा। छोटी वाली साइड ये है, तो आंसर आपका यहाँ आ जाएगा 40,000। और आप आंसर को लिखेंगे बाई बैलेंस कैरिड डाउन। अगर इधर बैलेंस आएगा दूसरी तरफ तो टू बैलेंस कैरिड डाउन। आइए हम और अकाउंट्स को बंद करते हैं। क्रेडिटर्स बंद कर लिया, परचेज को बंद करते हैं। ठीक है, सारे अकाउंट्स क्लोज कर रहे हैं। तो ये क्लोजिंग कर रहे हैं, इसमें इधर टोटल 80 है, दूसरी तरफ 80,000 ही बड़ा टोटल है, 80,000 ही लिख दिया हमने बड़ा टोटल। और 80,000 में से 0 माइनस किया तो 80,000 आया, और ये आंसर हो गया हमारा बाय बैलेंस कैरिड डाउन। क्या मीनिंग निकला? परचेज 2 बार करी है, कैश में 50,000 की परचेज करी है, क्रेडिटर से 30,000 की परचेज करी है। इस पूरे पीरियड में, जो भी पीरियड था जिसमें हम क्लोज कर रहे हैं, उस पीरियड में टोटल 80,000 रुपीज की परचेजेस हुई है। ये मतलब निकल गया। तो देखिए सारी परचेजेस एक जगह इकट्ठी हो गई। आते हैं हम पलक जी का अकाउंट में। पूछूं, मतलब देखिए इससे क्या जवाब मिलता है। जैसे आपसे पूछा जाए कि बताइए ऑन 30 जून आपको आपके डेटर्स कितने हैं, तो तुरंत आपने लेजर देखा और बोला सर 49,000 के हैं। मैंने कहा आप 30 जून आपने कितनी परचेजेस की थी? आपने कहा सर 80,000 परचेजेस। पलक से या अब जैसे ये सर यहाँ पलक का अकाउंट बना रहे हैं, अब मैंने पूछा पलक को कितने पैसे देने हैं, तो आपने उसका लेजर देखा, बोला सर 20,000 का फर्नीचर खरीदा, अभी तक कुछ भी दिया नहीं है। 20,000 पूरा का पूरा पलक जी का पेंडिंग है। तो हमने यहाँ पलक अकाउंट से क्या पता चला कि पलक से 20,000 का फर्नीचर खरीदा हुआ और उनको कुछ भी अभी तक पेमेंट हमने नहीं, 20,000 रुपए देने बाकी है। ये आज की तारीख में हमने देने हैं। हर अकाउंट से एक मतलब काम की बात समझ में आएगी, और इससे क्या हो रहा है, सारे एक जगह पर एक जैसे ट्रांजैक्शन एक जगह पर फोकस्ड होते हैं, एक जगह कलेक्ट हो जाते हैं जब आप पोस्टिंग करते हो, जिसको आप कहते हो समरी बना लेना। ये समरी हो गई सारे अकाउंट्स की, दिस इज अ समरी। ये समरी है जो ये बुक कीपिंग का एक इंपॉर्टेंट है, ये एस्पेक्ट है समराइजिंग। तो ये समराइजिंग चल रही है। इधर के सारे अकाउंट्स क्लोज हो गए हैं। अब हम यहां पर आते हैं मशीनरी अकाउंट पे। $10,000 इज ग्रैंड टोटल। जो बड़ा टोटल होता है जिसको लिखना होता है उसको ग्रैंड टोटल कहते हैं। जो मेन टोटल होता है उसको ग्रैंड टोटल कहा जाता है। 10,000 बाई क्रेडिट में कुछ नहीं है, 0 है, तो बैलेंस कैरिड डाउन उतना ही आएगा, 10,000 माइनस 0। 10,000 डेबिट वाली साइड बढ़ी थी और इसमें से 0 माइनस हुआ, 0 माइनस होके 10,000 आ गया। जो भी डेट है आप डेट यहाँ लिख देंगे, जिस डेट को क्लोज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इस बार 3 जून को एक मशीन कैश में खरीदी गई थी, उसके बाद से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और 10,000 की मशीन
आज भी हमारे पास एज इट इज पड़ी। आते हैं हम इसके बाद सेल्स अकाउंट पे। टोटल करिए जरा, इसका कितना हो रहा है सेल्स का? 1,65,000। आज के क्लास में जो आप काम कर रहे हो, आप देखो बैलेंस निकाल रहे हो, इसलिए इसको बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट या बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। और इस तरफ आंसर आ रहा है इसका, तो 2 लगा देंगे। आंसर को तो CD ही लिखना है, बैलेंस CD। और ये आपका आ गया 1,65,000। और यहाँ पर डेट डाल दी जाएगी जून 30, जो भी डेट है आपकी। इंपॉर्टेंट बात यही ध्यान रखनी है कि टोटल दोनों साइड अगर अमाउंट लिखे हुए हैं तो आपको टोटल वही वाला लेना है जो बड़ा है। ये रूल याद रखना है सब। जैसे जिस अकाउंट में केवल एक ही साइड, जैसे सेल्स में केवल एक ही साइड एंट्री थी, एक साइड तो 0 ही था, तो आपको पता लग गया टोटल 1,65,000। अब जैसे सर अभी अगला अकाउंट जो दिखा रहे थे उसमें आप देख रहे हो दोनों साइड एंट्रीज है, तो आपने टोटल दोनों साइड का करना है, लेकिन लिखना केवल वही टोटल है जो बड़ा है। ग्रैंड टोटल में वही टोटल लिखा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात सबको ध्यान रखना। अब यहाँ पर सेल्स का इंटरप्रिटेशन करें तो इसका मतलब ये कि हमारी 3 बार सेल हुई। 6 तारीख को कैश में सेल करी हमने 50,000 रुपीज की। फिर हमने कुछ डेटर्स को 80,000 का सेल किया। फिर हमने वंशिका को 35,000 के गुड सेल किए। और इस तरह से इस पूरे पीरियड में, इस पूरे समय में हमने जो सेल्स करी हैं वो टोटल सेल्स जो है आपकी 1,65,000 की टोटल सेल्स। अब हम जैसे बैंक अकाउंट पे आते हैं, तो अब हम बैंक अकाउंट को क्लोज करते हैं। टोटल लिखना है, दोनों तरफ आमने सामने ये लाइंस खींचनी है। ये हो सकता है कि स्क्रीन की वजह से थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, बाकी ये सामने एक ही लाइन में होने चाहिए, स्ट्रेट। अब इस साइड का टोटल है 1,40,000 और इस तरफ का टोटल आ रहा है 15 और 5। तो लेफ्ट साइड का जो टोटल आ रहा था, डेबिट साइड का टोटल था 1,40,000 और दूसरी तरफ था 15 और 5 20,000। तो बड़े टोटल में से छोटे टोटल को माइनस किया और बैलेंस जो है आपका आ गया जी 1,20,000। तो बड़ा टोटल कौन सा था? 140। अब इसी टोटल को हमने लिखना है जो बड़ा टोटल है, तो हमने यहाँ पे लिखा 1,40,000। और इसमें से ये 20,000 माइनस कर दिया, तो बैलेंस जो है वो आने लग गया 1,20,000 बाई बैलेंस कैरिड। आगे चलते हैं हम। इसके बाद कैपिटल अकाउंट को क्लोज करें या बैंक का हम इंटरप्रिटेशन निकाल लें। पहले बैंक का इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। आपको अपने आप समझ में आने लगेगा कि बैंक में क्या हुआ। सबसे पहले बैंक में कैश में 1,40,000 रुपीज जमा किए गए। फिर फर्नीचर खरीदने के लिए 15,000 रुपए यूज किए गए। फिर कैश में 5,000 रुपए निकाल लिया गया और आज की तारीख में बैंक में 1,20,000 है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर देखिए स्क्रीन में ऊपर नीचे हो जा रहा है। ये जो लिखना है आंसर, ये इस टोटल के आगे नहीं लिखना है। आंसर टोटल के आगे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। आपने ये आंसर लिखना है ऊपर वाली लाइन में, इस जगह पे, यहाँ पर एक लाइन छोड़ के। जब भी लिखना है वो टोटल के ऊपर ही लिखना है। बैलेंस CD जो लिखना है ये टोटल के ऊपर वाली लाइन में लिखना है। ये सबने ध्यान देना है। इसके आगे लिखेंगे तो गलत हो गया। ये तो टोटल्स हैं, टोटल के आगे कुछ नहीं लिखा जाएगा। आगे चलते हैं हम। इसके बाद हम कैपिटल अकाउंट को बंद कर लेते हैं। इस साइड टोटल आ रहा है
5 लाख रुपीस, और Credit दूसरी का तरफ total जीरो है जीरो टोटल। है क्योंकि कोई एंट्री नहीं है उस तरफ। तो ये आ जाएगा आपका 2 बैलेंस कैरिड डाउन 5 लाख रुपीस। इसका इंटरप्रिटेशन करेंगे तो क्या निकलेगा कि कैपिटल में कैश में 3 लाख रुपीस दिए इस तारीख को, फिर दूसरी तारीख को फिर उन्होंने 2 लाख दिए, और इस तरीके से ओनर के मालिक के बिजनेस में 5 लाख रुपीस टोटल इन्वेस्टेड है। मतलब अगर ओनर ये जानना चाहे कि उस डेट को मेरे कितने पैसे लगे हुए हैं बिजनेस में, या हाउ मच अमाउंट आई हैव इन्वेस्टेड, तो वो अमाउंट उसको उस डेट का पता चल जाता है कि ऑन दिस डेट मेरी इन्वेस्टमेंट 5 लाख रुपीस की है। कैपिटल हमेशा ओनर की इन्वेस्टमेंट को कहा जाता है, तो ओनर ने कितने इन्वेस्ट कर रखे हैं, 5 लाख इन्वेस्ट कर रखे हैं, ये आपको पता चल गया। चलिए फिर इसके बाद हम लोग एक कैश अकाउंट को बनाते हैं। अब देखिए कैश अकाउंट में बहुत सारी खिचड़ी नजर आ रही है आपको। इससे एक बात आपको समझनी है, लेसन क्या लेना है कि कैश अकाउंट में बहुत ज्यादा स्पेस देनी है, क्योंकि ऑलमोस्ट हर ट्रांजैक्शन में कैश इन्वॉल्व होता है। तो सबसे ज्यादा जो पोस्टिंग होती है कैश की होती है। तो समझदार बच्चे क्या होते हैं, कैश का अकाउंट जब बनाते हैं तो उसका साइज बड़ा बनाते हैं, डबल साइज का बनाते हैं। लेफ्ट साइड का टोटल करेंगे हम कितना, टोटल करिए जरा लेफ्ट साइड कैश का लेजर हमेशा लंबा होना चाहिए क्योंकि उसमें ज्यादा चीजें रिकॉर्ड हुई। चले इसका टोटल करिए जरा, कितना आ रहा है कैश का? 6,10,000। दोनों साइड का टोटल करना है। दोनों साइड का टोटल करना है। डेबिट का अलग लिखिए, क्रेडिट का अलग लिखिए। रफ में लिखना है ये, अभी पहले फेयर में नहीं लिख लेना है आपको। लिखिए जी टोटल कितना आ रहा है। लेफ्ट और राइट दोनों टोटल करिए। 3 लाख प्लस 50,000 प्लस 30,000 प्लस 2 लाख प्लस 5,000 प्लस 25,000। टोटल आ रहा है 6,10,000। 6,10,000। दूसरी तरफ 140 प्लस 10 प्लस 50 प्लस 8 2,08,000। बड़े टोटल में से छोटे टोटल को माइनस कर दीजिए। 4,02,000 is balance. 610 minus 208 is equals to 4,02,000. अब देखिए यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कंजेस्टेड है, तो मैं रेड पेन से लिख दे रहा हूँ और ये वाली जगह पर लिख दे रहा हूँ। मैंने ये रब कर दिया इधर नीचे वाला पार्ट, ठीक है। तो ये टोटल आएगा, बड़ा वाला टोटल था भाई, एक तरफ 6,10,000 था और दूसरी तरफ था 2 लाख कितना था, 8,000। तो 610 बड़ा टोटल था, बड़े वाले टोटल को मैंने दोनों तरफ लिख दिया। 6,10,000 और इस तरफ बैलेंस आ रहा है, छोटे वाले साइड में बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 4,02,000।
कुछ भी किसी को डाउट हो तो पूछें, बताएं। 6,10,000 क्यों लिखा? क्योंकि बड़ा टोटल था। बैलेंस इधर क्यों लिखा? क्योंकि ये वाली साइड छोटी थी, बड़ी वाली साइड में तो 610 फिक्स हो रहा है और यहाँ पर नहीं हो रहा। अब इसका अगर हम इंटरप्रिटेशन करें तो क्या मतलब निकल के आता है? इसका मतलब क्या हुआ? कैश में सबसे पहले ओनर ने 3 लाख रुपीस दिए, फिर 6 तारीख को सेल करी, 50,000 रुपीज आया। फिर इसके बाद डेटर्स को उधार दिया हुआ था, उन्होंने 30,000 रुपीज दिए। इसके बाद फिर क्या हुआ? मालिक ने, ओनर ने फिर 2 लाख रुपीस कैपिटल और दिया। फिर इसके बाद हम बैंक से 5,000 रुपीज निकलवा के लाए। फिर वंशिका जिनको उधार में सामान दिया हुआ था, उन्होंने 25,000 दिया। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल 6,10,000 रुपीज आए। ये सारे पैसे आए हैं, इस तरफ से सब पैसे आ रहे हैं और इस तरफ से पैसे जा रहे हैं। फिर क्या हुआ? यहां से पैसे गए। कहां गए पैसे? बैंक में हमने जमा किया था 1,40,000 रुपीज, मशीन खरीदने के लिए 10,000 रुपीज दिया था। फिर हमने परचेज करे थे गुड्स 50,000 के। फिर हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट किया 3,000 का। इसके बाद हम फर्नीचर खरीद के लेके आए 5,000 और आज की डेट में हमारे पास 4,02,000 रुपीज का कैश बैलेंस बचा हुआ है। ये इसका इंटरप्रिटेशन निकल के आता है। ये हमने क्लोज किया हुआ है और क्लोज करते समय हमने एक बात जो समझनी थी वो ये थी कि ये जो है, जो क्लोजिंग करनी है हमने, जो भी क्लोजिंग करी है, ये आमने सामने ये क्लोजिंग होनी चाहिए। ये एक लाइन में होना चाहिए। जो क्लोज टोटल है ये एक लाइन में टोटल आएगा ये, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पर पूरी तरह से नहीं हम मतलब वो एक्सप्लेन कर सकते, क्यों नहीं एक्सप्लेन कर सकते? एक्सप्लेन करने वाला भी है कि पूरी एकदम लाइन खींच के नहीं ड्रॉ कर सकते। तो आपको समझनी है बात, सीधा आपने ड्रॉ करना, स्ट्रेट एक लाइन पे होगा। या आपके पास रूल्ड कॉपीज होती हैं तो रूल्ड कॉपीज में आपको मालूम है लाइन सेम रहनी चाहिए। मतलब जहाँ जैसे 10,000 इस तरफ जिस लाइन में लिखा हुआ है उसी तरफ ये टोटल 10,000 दूसरी तरफ भी लिखा, उसी लाइन में लिखा होना चाहिए। ये ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और इसके ठीक ऊपर जहाँ टोटल है उसके ठीक ऊपर वाली लाइन में ही बैलेंस लिखा होना चाहिए जो कैरी डाउन आप कर रहे हो। अच्छा, यहाँ पर ये क्लोजिंग हमने करी थी 30 जून। सब में जितने भी बैलेंस सीडी हैं, हाँ, सब में डेट 30 जून पड़ जाएगी। अब देखिए अगला पार्ट क्या है कि ये अकाउंट्स तो बंद कर दिए, अब काम तो खत्म नहीं हुआ। परपेचुअल अकाउंटिंग सिस्टम है, अकाउंटिंग तो परमानेंटली मेंटेन होनी है। अब क्या होता है कि जिस भी दिन क्लोज किया गया है उसके नेक्स्ट डे उल्टी तरफ से फिर इस बैलेंस को लिखा जाएगा और अब की बार लिखा जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन और डेट होगी जुलाई 1। जिस दिन क्लोज किया था उसके नेक्स्ट डेट को, ये नेक्स्ट डेट आएगी यहां पर। अगर हम मान लेते हैं कि अगर हमने 31 दिसंबर को यहां क्लोज किया है तो अगली डेट यहां पर आएगी 1 जनवरी। 31 मार्च को क्लोज किया है तो अगली डेट आएगी आपकी 1 अप्रैल। और ये जो आपने लिखा था, जो अमाउंट बैलेंस में निकाला था, इस अमाउंट को, इसी को हमने क्या करना है, आगे उतारना है। यहाँ पर इसको उतारने के समय में हमने क्या लिखना है, यहाँ पर जितना बैलेंस था, तो कितना बैलेंस था यहाँ पे 10,000। अब होता क्या है कि ये तो हमने पेज बचाने के लिए एक पेज में 3-3 4-4 बनाए हैं पूरा पेज। तो ये रियलिटी में जैसे आपको कल पढ़ाया था प्रीवियस क्लास में कि ये तो पूरे पेज में एक अकाउंट बनता है हकीकत में। तो
अब यहाँ पर बंद कर दिया और इसके आगे से अब आगे की पोस्टिंग होंगी जुलाई की इस जगह पर। तो जितनी पोस्टिंग होनी है, जो आगे की पोस्टिंग होनी है, वो फिर यहाँ से शुरू होंगी। और इसका मतलब क्या निकल के आया कि ये जो पिछला वाला पार्ट था ये अलग हो गया यहाँ से पार्ट, और इससे न्यू पार्ट शुरू हो गया। बात समझ में आ गई? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो बैलेंस उल्टी तरफ उतारना है और CD की जगह पर वर्ड यूज करना है BD। BD स्टैंड्स फॉर ब्रॉट डाउन, या कभी कभी कुछ राइटर्स B/F लिखते हैं, विच मीन्स ब्रॉट फॉरवर्ड। B वर्ड यूज करना है। अब अक्सर बच्चे गलत इंटरप्रिटेशन इसका कहीं करके बैठते हैं। वो गलत इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं इसका, वो ये सोचते हैं इधर C लिखना है इधर B लिखना है। ऐसा कुछ नहीं। जब आप क्लोज कर रहे होगे तो कैरी डाउन, C फॉर क्लोजिंग, C फॉर कैरी डाउन, ये याद रखने के लिए बात समझनी है। चाहे हम लेफ्ट साइड से क्लोज करें चाहे हम राइट साइड से क्लोज करें, जब हम क्लोज कर रहे होते हैं तो कैरी डाउन, और जब हम नया स्टार्ट करेंगे तो ब्रॉड डाउन। बिगिन कर रहे होते हैं बिगिनिंग के समय में, बिगिनिंग में ब्रॉड डाउन, क्लोजिंग में कैरी डाउन। B फॉर बिगिनिंग, C फॉर क्लोजिंग। तो जितने भी अकाउंट होंगे उन सब अकाउंट में अब ये ऐसे होगा। अब जैसे हम यहाँ पर आएंगे तो ये लाइन खींची हुई, यहाँ पर रियलिटी में क्या होगा, ये तो पूरे पेज में बना होगा। अब ये तो हमने पेज बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए बड़े बड़े ड्रॉ नहीं किए, नहीं तो 12 पन्नों में ये ड्रॉ कर रहे होते जो हमने एक पेज में 3-3, 4-4 बना लिए। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे वंशिका के अकाउंट की क्लोजिंग हो गई। अब क्लोजिंग हो गई, यहाँ पर हमने ये बताया कि भाई 30 जून को, जून 30 को इनसे इतना पैसा लेना है। 35 था, 25 दे दिया, 10 लेना है। तो अब ये 10 लेना है तो आगे तो हिसाब होगा ना। अब ये तो आज जून को बंद कर दिया गया, तो अब स्टार्टिंग कब होगी, जुलाई से। तो हमेशा क्लोजिंग डेट के जो भी होगी उसकी नेक्स्ट डेट को स्टार्ट करेंगे। तो नेक्स्ट डेट क्या हो जाएगी आपकी 1 जुलाई, 30 जून के बाद। और ये उल्टी तरफ से स्टार्टिंग होती है, ये बात आपको ध्यान देनी है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000। अब हम यहाँ पर क्या बताएंगे कि पिछली तरफ से, पिछले वाले बुक्स में से 10,000 रुपीज वंशिका का बैलेंस चले आ रहा है, और यहाँ पर अब वंशिका के साथ जो और ट्रांजैक्शन होंगे वो सब नीचे एंट्री होने लग जाएगी। परचेज किया, सेल किया, कैश दिया, लिया दिया, वो सब यहाँ पर इस जगह पे सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगे। सिस्टम आपके समझ में आया कि नहीं आया, ये बताइए। तो यहाँ पर हमें बिगिन करना था, इसलिए हम लोग लिखेंगे BD, और इस समय क्लोज किया था, लिखा हमने CD। ऐसे ही हमने क्या करना है, हर अकाउंट में करना है, हर अकाउंट में क्लोज करके दिखाना है। ठीक है, किसी का बैलेंस इधर आएगा, किसी का बैलेंस इधर आएगा, डिपेंड करता है। ठीक, अब जैसे हम यहाँ पर डेटर्स के बाद आ जाते हैं, इसमें इनके अकाउंट में आ जाते हैं। चलिए एक ये अकाउंट और हम क्लोज करते समय स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेल की बात कर रहे हैं हम, ये वाला सेल अकाउंट। अब सेल अकाउंट में क्या किया, सेल कर चुके हम पिछली बार, ये 3 तरह की सेल्स करी, टोटल 165 हुआ। अब ये क्लोज कर दिया 30 जून को, तो बुक्स तो खत्म नहीं हो गई, आगे रिकॉर्ड फिर मेंटेन करना है। तो रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए हम इसी में ही नीचे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ नीचे और लाइन बनी होती है, ये नहीं कि नीचे नीचे डेटर अकाउंट शुरू हो गया। रियल लाइफ में क्या होता है कि दूसरे पेज पर डेटर अकाउंट होगा, नीचे उसे पूरी खाली पड़ी होती है जगह, वहीं से हम नीचे कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेट डालेंगे जी जुलाई 1, और इनका बैलेंस इस तरफ था, अब इस तरफ बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस BD, क्योंकि स्टार्ट कर रहे हैं। कितना आएगा, 1,65,000। इसका मतलब क्या है, सेल्स पहले तक, अब तक 1 जुलाई तक 165 की थी, फिर जो नई सेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली नीचे आने लग जाएंगी, फिर सारी टोटल सेल्स जुड़ जाएंगी, और इसी तरह से अकाउंट्स मेंटेन होते हुए चले जाते हैं। ये गैप में हम सब लोगों ने प्रिंसिपल पढ़ा था जिसको बोला जा रहा था गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। गोइंग कंसर्न का मतलब बिजनेस लगातार चलता रहेगा। हाँ, अकाउंट पीरियोडिकली बंद होते रहते हैं, खुलते रहते हैं। तो उसी प्रिंसिपल को यहाँ फॉलो किया जा रहा है। जिस जगह से अकाउंट पहले बंद किया गया था उसी जगह से अकाउंट को दोबारा ओपन किया जाएगा, उसी अमाउंट से नेक्स्ट डेट में।
अब ये बात आपको ध्यान रखनी है कि बैलेंस ब्रॉट डाउन जो आपको लिखना है वो हमेशा डायगोनली लिखना है। मतलब अगर यहाँ डेबिट में CD लिखा हुआ था तो डायगोनली मतलब क्रेडिट में आओगे आप, डायगोनल बिल्कुल एक के नीचे एक नहीं आ जाएंगे, अपोजिट साइड, अपोजिट साइड। मतलब अगर CD डेबिट में था तो BD जो आएगा वो क्रेडिट में आएगा, अगर CD डेबिट में था तो BD क्रेडिट में आएगा। ये इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, इसमें किसी को कोई भी डाउट बिल्कुल नहीं रखना चाहिए दिमाग में अपने। और उसी जैसे आपने CD जो लिखा है वो टोटल से ठीक ऊपर लिखा है, ये BD जो आप लिखोगे ये टोटल से ठीक नीचे लिखोगे। कुल मिला के मतलब अगर निकालें तो ये वाली लाइन एक अलग लाइन होगी, फिर उसके बाद जो है अगली लाइन ये होगी, इसके टोटल वाली होगी। ये अलग अलग लाइनों में है, एक ही लाइन में नहीं है। कोई भी चीज आमने सामने नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। और तीसरी लाइन जो होगी ये फर्स्ट लाइन है आपकी, इसमें ये सेकंड लाइन होगी, ये थर्ड लाइन होगी। ये आमने सामने, मतलब कोई ये नहीं कि आप ये वाला को उतार दें ऊपर नीचे करते हैं, ये अलग लाइन, ये अलग लाइन, ये अलग लाइन। ये वाली लाइन में हमने बैलेंस कैरी डाउन लिखा, अगली लाइन में टोटल किया और फिर उसके अगली लाइन में ब्रॉट डाउन किया। ये 3 अलग अलग लाइनों में प्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आपके? किसी को कुछ डाउट है तो पूछिए। इसमें किसी को भी अगर डाउट है तो अभी तुरंत पूछ ले, क्योंकि ये चीज अगर आप अभी गलत समझोगे तो हमेशा गलत रहेगी आपकी। ये आपको तय जिंदगी अब आपको अकाउंट्स से जब भी वास्ता है यही कंटिन्यूटी में रहना ही रहना है, आगे चलना ही चलना है। सर ये वाला एक बार और बता दीजिए। कौन सा वाला? सर यही सर, यहाँ पे हमने ये 3 अलग अलग कलर में लाइंस आपको ड्रॉ करके बताया। वो आपको एक बात ये जो समझा रहे हैं हम कि ये आप मिक्सिंग मत कर दीजिएगा ये किसी भी चीज की, ठीक है। क्या करना है, सबसे पहले ये जो है आपको ध्यान देना है कि ये लाइन अलग है, 27,000 अलग लाइन में लिखना है, उसकी अगली लाइन में टोटल लिखना है 30,000 और उसकी अगली लाइन में बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा। ये कोई भी मर्जिंग नहीं होगी, एक दूसरे के साथ में जोड़ेंगे नहीं। वो अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है। पहले वाली लाइन में आपने ऊपर जो है क्लोजिंग लिखा, फिर अगली लाइन में आपने टोटल लिखा और फिर अगली लाइन में आपने बैलेंस ब्रॉट डाउन किया, ठीक है। यस। देवेश और अर्पण, आपकी एक खराब आदत है, आप अपने माइक्रोफोन को ऑफ नहीं करते, आपसे डिस्टरबेंस बहुत आती है। तो मेक इट अ हैबिट, आप फॉर द टाइम ऑन करा करिए, उसके बाद तुरंत उसको ऑफ भी किया करिए। चले हम आगे चल सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं हम लोग। देखिए अगला टॉपिक है आपका ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस का ये फॉर्मेट है। इस जगह पे हमें मेंशन करना होता है कि इनकी बुक्स मेंटेन कर रहे हैं आप, कौन थे बिजनेस के ओनर, कौन थे, उनका नाम लिखना है बुक्स करके, ठीक है। देखिए स्टेप्स में है सारा काम। सबसे पहले जर्नल है, इनफैक्ट में एक स्टेप और भी होता है, वो हम डिस्कस करेंगे आपसे पहले। यहाँ पे बुक्स ऑफ हर्षित है, सबसे पहले जर्नल बनना, जर्नल से आपकी लेजर पोस्टिंग होगी, लेजर पोस्टिंग से आप बैलेंसिंग करेंगे, बैलेंसिंग करने के बाद आप जो है ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। अब हम लोग अगले स्टेप पे आ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस पे। ट्रायल बैलेंस जो है, हाँ ट्रायल बैलेंस जो है ये हमारा कोई अकाउंट्स का बेसिकली पार्ट नहीं है, पर हमें अकाउंट्स में ये यूज करना होता है। इट इज सिंपली अ लिस्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस ऑफ लेजर अकाउंट। सर बताइए प्लीज। ट्रायल बैलेंस is nothing else but basically a list made on a particular date। जो भी लोग लिखना चाहते हैं वो लोग लिख लें, ये डेफिनेशन है ट्रायल बैलेंस की।
ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट मेड ऑन अ पर्टिकुलर डेट ऑफ ऑल द लेजर बैलेंसेस ऑन दैट डेट। जितने भी लेजर बैलेंसेस हैं वो एक पर्टिकुलर डेट को आए हैं, उस डेट को आप उन सब की एक लिस्ट बना लेते हो और उसमें उन लेजर बैलेंसेस को लिस्ट में शो करते हो कि कौन से लेजर में डेबिट में बैलेंस है और कौन से लेजर में क्रेडिट में बैलेंस है। ये लिस्ट आप बनाते हो। जैसे अब यहाँ पर आपने जिस भी बिजनेस का नाम रखा था, जैसे यहाँ पर सर ने लिख दिया बुक्स ऑफ मिस्टर हर्षित, या किसी दुकान का नाम हो सकता है बुक ऑफ राकेश स्टोर या बुक ऑफ वी मार्ट, कोई भी जो भी बिजनेस का नाम है वो बिजनेस का नाम ऊपर आ जाएगा और जो डेट है, जैसे यहाँ जो एंड वाली डेट है 30/6/20, उसी डेट को आपने ये बनाना है, वो लिस्ट तैयार करना। अब देखिए यहाँ पर वर्ड लिखते हैं, ये ध्यान देना है कि ट्रायल बैलेंस एक स्पेसिफिक डेट को बनता है जिस दिन बुक्स क्लोज करी गई। कुछ लोग लिखते हैं एज ऑन, कुछ लोग लिखते हैं एज एट, और किस डेट को आपने बुक्स बंद करी थी वो डेट यहाँ पर मेंशन करी जाती है। ये बात आपको ध्यान देनी है। अब इसको अगर हम देखें तो ये कोई अकाउंट्स का पार्ट नहीं है, ये सिंपली एक लिस्ट है जिससे हम ये चेक करते हैं कि हमारा जो लेजर पहले हम बना के आए हैं, लेजर अकाउंट जो बना के आए हैं, वो मैथमेटिकली उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। अब हम यहाँ पर बेसिकली एक्यूरेसी चेक करने के लिए इसको बनाते हैं। होता क्या है कि जितना आपने डेबिट किया है उतना ही आपने क्रेडिट किया है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जितने भी डेबिट बैलेंसेस हैं उनको उतारेंगे और जितने क्रेडिट बैलेंसेस हैं उनको उतारेंगे, और उनके बैलेंसेस को लिखने के बाद फिर इसका टोटल मिलाएंगे। अगर टोटल दोनों का सेम आ गया तो इसका मतलब हमारे पीछे मैथमेटिकली वो एक्यूरेसी वहां पर मेंटेन्ड है, मैथमेटिकली वो ठीक है। और अगर इसका टोटल डिफरेंट आता है, दोनों के टोटल बराबर नहीं आते हैं डेबिट क्रेडिट के, तो जाहिर सी बात है या तो आपने पोस्टिंग गलत करी है या कोई पोस्टिंग मिस करी है, कुछ वहां पर प्रॉब्लम है और वापस जाके उस प्रॉब्लम को ढूंढना होता है। तो इसका पर्पस क्या है, ये चेक करना कि मैथमेटिकली पीछे सारी चीजें जो काम करके आए हैं वो ठीक है कि नहीं, क्योंकि जितना हमने डेबिट किया है उतना ही क्रेडिट होगा। डेबिट और क्रेडिट के बैलेंसेस मिलने चाहिए। अब यहाँ पर आपको देखना है, अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग बुक्स हैं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं। तो यहाँ पर कोई लोग एज ऑन लिखते हैं, कोई एज एट लिखते हैं, ठीक है। तो ये आप अपने जो भी जहां से जिस भी टीचर के जो आपके एग्जाम ले रहे हैं, यानी कि जो आपके स्कूल के टीचर हैं, अभी तो आप स्कूल में सर हैं यहाँ पर, तो स्कूल के टीचर जो वर्ड यूज करें वो यूज करें। पर क्या चीज है, ये एक स्पेसिफिक डेट होगी, एक पर्टिकुलर डेट होगी, 30 जून 31 दिसंबर, ये वो डेट है जिस दिन आपने इसको क्लोज किया, जिस दिन आपने इसका बैलेंस निकाला। दूसरा एक डिफरेंस और यहाँ पर क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो है यहाँ पर कई ऑप्शंस, कब हम ऑप्शंस आपको बताते हैं, जो अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो जो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट नहीं होते हैं वहां पे ऑप्शंस अलग अलग हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बीच में अकाउंटिंग इक्वेशन का बताया था कि वो उसका प्रेजेंटेशन डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, वो आप अपने टीचर के हिसाब से करेंगे। लेजर का प्रेजेंटेशन डिफरेंट नहीं हो सकता, जर्नल का प्रेजेंटेशन डिफरेंट नहीं हो सकता, आगे और जो सब्सिडी बुक्स पढ़ेंगे उनका डिफरेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो डबल एंट्री सिस्टम का पार्ट है। अब जैसे इक्वेशन में आपको प्रूव करना था, तो प्रूव करने के लिए तो कई सारे ऑप्शन हो सकते हैं, वो डबल एंट्री का पार्ट नहीं है। ये भी डबल एंट्री का बेसिकली पार्ट नहीं है, पर ये डबल एंट्री का एसोसिएटेड पोर्शन है। यहाँ पर क्या है कि हम एक लिस्ट बना के सिर्फ इतना सा चेक करेंगे कि ये हमारा पीछे मैथमेटिकली काम ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। दूसरी एक बात और आपको बतानी है कि देखिए यहाँ पर जो है एज ऑन के जगह एज एट लिखते हैं, और कुछ लोग यहाँ पर पर्टिकुलर्स नहीं लिखते, पर्टिकुलर्स की जगह पे यहाँ पे वो लिख देते हैं नेम ऑफ द अकाउंट या नेम ऑफ द लेजर अकाउंट। तो ये पर्टिकुलर्स लिखिए या नेम ऑफ द अकाउंट लिखिए, इससे कोई फर्क नहीं। यहाँ पे क्या करने, सारे अकाउंट्स के नाम लिखने हैं। तो इट डिपेंड्स कि आपके टीचर क्या यूज करते हैं। मैं हमेशा एडवाइस दूंगा कि जो आपके टीचर आपको लिखाते हैं क्लास में वही करना चाहिए।
अब हमने जितने भी अकाउंट्स बनाए हुए हैं उन सब के मुझे आपने नाम लिखवाने हैं और उनके हमने बैलेंसेस लिखने हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं, हमारे पास जो था वो था कैश अकाउंट था, आपको मैं दिखाता हूं। कैश में जो बैलेंस था, ठीक है, वो इस साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन आता 4,02,000। और आपको एक बात और बता दूं कि देखिए, आप जब भी ट्रांसफर्स करते हैं तो वो उल्टी तरफ ट्रांसफर्स होके जाते हैं। जैसे कि ये आपने क्लोजिंग किया, जब इसको स्टार्ट किया तो ये अपोजिट साइड में चला गया। तो शिफ्टिंग जब भी होनी है उल्टी तरफ से होती है। अब यहाँ पर क्या है कि जो आपके बैलेंसेस हैं इनको आप शिफ्ट कर रहे हो कहाँ पर, आप ट्रायल बैलेंस में शिफ्ट कर रहे हो। तो देखिए इसका बैलेंस सीडी कितना है, 4,02,000 है ये। अब इसका आप ट्रायल बैलेंस बनाने जा रहे हो, तो इसको जब आप शिफ्ट करोगे, नीचे शिफ्ट करोगे तो डेबिट में जाएगा, और उस साइड ट्रायल बैलेंस में ले जाओगे तो भी ये डेबिट में जाएगा। यानी कि जब भी मूवमेंट है किसी का तो वो दूसरी साइड में जाकर मूवमेंट होगा। यहां से हमने अपने ही अकाउंट में नीचे मूव किया तो दूसरी साइड में गए, हम दूसरे अकाउंट में जाएंगे तब भी दूसरी तरफ ही मूव करेंगे। तो अब हम कहां पर मूव कर रहे हैं, हम लोग मूव कर रहे हैं कैश में। तो देखिए कैश का बैलेंस कितना है, 4,02,000, पर ये क्रेडिट में है। और जब हम मूव करके जाएंगे इसको तो हम यहाँ पर डेबिट में शिफ्ट करेंगे, क्योंकि शिफ्टिंग जो है, मूवमेंट जो है वो अपोजिट साइड में होता है। ये हमारा रूल है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बहुत सिंपल सी वजह है, ये जो बैलेंस है ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड ज्यादा थी। आप बहुत सिंपल सी बात समझे, डेबिट साइड ज्यादा थी इसलिए ये डेबिट बैलेंस है। साइड कौन सी ज्यादा है ये इंपॉर्टेंट है, किस तरफ लिखा हुआ है वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है। आपने कैश में डेबिट का भी टोटल किया था, क्रेडिट का भी टोटल किया था, और आपने ये पाया था कि डेबिट का टोटल ज्यादा है। कितने रुपए ज्यादा है वो आप दिखा रहे हो यहाँ पर, इसलिए ये डेबिट बैलेंस कहलाएगा। लिखा वहां क्रेडिट में हुआ है पर ये है डेबिट बैलेंस, बिकॉज डेबिट वाज मोर देन क्रेडिट। तो कैश अकाउंट को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 4,02,000। फिर दोबारा इंपॉर्टेंट बात समझनी कि अमाउंट लिखने की दो जगह हैं यहाँ पर, तो आपको कहाँ लिखना है ये बात इंपॉर्टेंट यहाँ ध्यान रखनी है। किसको डेबिट में लिखना है और किसको क्रेडिट में लिखना है, वो सर ने बताया अभी कि अगर वहां क्रेडिट में लिखा हुआ है तो यहाँ डेबिट में लिखा जाएगा, बिकॉज इट विल बी अ डेबिट बैलेंस। ये मूव हमने किया और ये अपोजिट साइड में आ गया, वहां क्रेडिट में था। अब हम आते हैं इसमें, ये अगला अकाउंट था कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस जो है, ठीक है, कैपिटल का आप क्लोजिंग देखिए कितना है, 5 लाख रुपीज है, और कैरिड डाउन कहां पर है, डेबिट में है। तो अब ये कैपिटल जो है मूव हो जाएगा यहाँ पर, अगला पार्ट आ गया आपका कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी कुछ लोग बार बार अकाउंट लिखने के लिए मना करते हैं, तो अगर वो मना करेंगे तो टीचर्स मना करते हैं तो आप मत लिखिएगा। और उसका जो बैलेंस था आपने नोटिस किया था डेबिट में था। अब चूंकि मैं मूव करके यहाँ ला रहा हूं तो वो अपोजिट साइड में मूव होगा। और उसके पीछे सर ने आपको रियल लॉजिक भी बताया कि ऐसा हम क्यों करते हैं। असल में देखें तो क्रेडिट साइड में ही बैलेंस था और माइनस कुछ नहीं हुआ, तो क्रेडिट साइड बड़ी थी, हमेशा बड़े में से बैलेंस बच के आ रहा होता है। ऐसे समझ लीजिए कि बड़ा बैलेंस ये है, छोटा बैलेंस ये है, तो बड़े में से छोटा निकल के जो बच रहा है, तो वो जो बच रहा पार्ट वो भी तो बड़े का ही पार्ट होगा ना। अब जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं हम कि ये कितना पार्ट है, बड़ा वाला पार्ट, छोटा वाला पार्ट है इतना पार्ट। तो अगर हमने इसको इतना पार्ट माइनस कर दिया तो जो बचेगा यहाँ पे जो बैलेंस पार्ट है वो तो बड़े का ही बैलेंस बचेगा, इसलिए जो बैलेंस है वो बड़े वाले साइड का जो है वो मूव होना है। इसके बाद हमारा जो है तीसरा था बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में
बैलेंस जो था वो हमारा क्रेडिट में आ रहा था, और जब इसको बैलेंस करके निकाला गया क्रेडिट में आ रहा था, और इसको जब मूव करेंगे तो डेबिट में मूव करेंगे, अमाउंट था 1,20,000 का। बैंक के बाद फिर आपका अगला जो अकाउंट है वह है आपका सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट में 1,65,000 बैलेंस है, और डेटर्स में 49,000 बैलेंस है, और फिर मशीन में 10,000 बैलेंस है। इन सारे बैलेंसेस को मैं ले जा रहा हूं। सेल्स अकाउंट, सोना कनेक्टिविटी प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, अगर आपका मिस हो जाएगा तो मैं आपको अलग से भी बता दूंगा, ठीक है? आप ऐसे अलग से भी बात कर लेंगे। सेल्स, सेल्स का बैलेंस कितना था? 1,65,000 रुपीज। सेल्स के बाद हमारा वहां पे डेटर्स अकाउंट था। अच्छा, एक बात और है कि इसको ऑर्डर में, जिसमें ऑर्डर में लिखा गया उसी ऑर्डर में होना जरूरी नहीं है। चाहे पहले डेटर लिख दो, चाहे पहले कैश लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे भी आप चाहें लिख सकते हैं, जो मर्जी ऊपर नीचे लिख सकते हैं। अगर कोई मिस हो जाए तो वो बाद में लिख दें, ऐसे चलेगी। डेटर्स का बैलेंस था आपका 49,000 रुपीज। डेटर्स के बाद जो है फिर मशीन का बैलेंस था मशीन का बैलेंस कितना था? 10,000। ये मैंने बैलेंसेस लिख दिए। अब यहाँ पे देखिए पलक के अकाउंट में बैलेंस कितना है? यहाँ पर 20,000 रुपीज का बैलेंस है। यहाँ पर डेबिट में आया, ट्रांसफर कहां पर होगा? क्रेडिट में होगा पलक के अकाउंट का। तो पलक अपॉस्ट्रोफी एस यूज करते हैं जब हम अकाउंट लिखते हैं नाम के साथ में। और पलक का बैलेंस आ रहा है जी 20,000। फिर इसके बाद यहाँ पे परचेज दिख रहा है बगल में हमें। चाहे हम पलक अकाउंट पहले लिख लें, चाहे हम परचेज अकाउंट पहले लिख लें, ऊपर नीचे हो जाए, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, बिकॉज इट इज सिंपली अ लिस्ट ऑफ लेजर showing debit and credit balances। तो परचेज अकाउंट में बैलेंस कितना है हमारा? 80,000 रुपीज। क्रेडिट में है, यहाँ पर ट्रांसफर कहाँ होगा जी? डेबिट में। फिर परचेज के बाद है हमारा यहाँ पर क्रेडिटर्स का बैलेंस। देखिए आज आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा बड़ा भारी सा, बड़ा मुश्किल सा काम है, बाकी कुछ भी नहीं है। इट इज वेरी सिंपल। बच्चे इसको रोज करते हैं, डेली बनाना होता है, या आदत बन जाएगी आपकी भी धीरे धीरे। एंड इट इज 27,000। ये देखिए यहाँ पे 27,000 है, ये मैंने ट्रांसफर किया। यहाँ पे क्रेडिट क्यों ट्रांसफर किया? क्योंकि ये यहाँ पे डेबिट में है। डेबिट से उठाया, ट्रांसफर किया तो क्रेडिट में आया, ये यहाँ क्रेडिट में आया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्रेडिटर्स के बाद है भाई फर्नीचर। फर्नीचर का बैलेंस है 40,000। फर्नीचर अकाउंट में है 40,000। फर्नीचर के बाद है आपका अकाउंट, अगले कौन से हैं? बैड डेट है, वंशिका है। बैड डेट अकाउंट, देन वंशिका's अकाउंट,
बैड डेट में था आपका 1000 और वंशिका के अकाउंट में कितना बैलेंस था? 10,000। हमने क्या सारे अकाउंट लिख दिए यहाँ पे? काउंट कर लें, 12 थे ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे अकाउंट्स लिख दिया। आते हैं इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका हम टोटल करेंगे और ये टोटल जो है यही चेक करने के लिए ट्रायल बैलेंस बनाए, ये टैली होना चाहिए। अगर ये टोटल डिफरेंट आता है तो इसका मतलब पीछे कहीं पे लेजर पोस्टिंग में गलती है, या आपका कोई अमाउंट गलत लिखा हुआ है, या आपने गलत ट्रांसफर किए हैं, और अगर आपका टैली ये नहीं होगा तो यहाँ पर ये टैली होगा। टोटल करते हैं हम 5 लाख प्लस 1,65,000 प्लस 20,000 प्लस 27,000। टोटल बताइए कितना आया? हर्षित जी टोटल करिए, सब लोग करें टोटल, बताएं। It is 7,12,000. दूसरी तरफ टोटल करेंगे 4,02,000 प्लस 1,20,000 49,000 10,000 80,000 40,000 1,000 10,000। It is also 7,12,000. इसका मतलब ये हुआ कि हमारे यहाँ पर कोई भी पीछे मैथमेटिकल एरर नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि जर्नल कितना जरूरी है। अभी जर्नल हमने आधा किया है, आधे से भी कम किया है। हर चीज पे जर्नल है। इस समय जो 12th के क्लासेस चल रही है उसमें सारी जर्नल एंट्रीज चल रही है। तो जर्नल अभी और बहुत प्रैक्टिस करनी है। जर्नल बहुत अच्छे से आता क्यों होना चाहिए भाई? अगर जर्नल नहीं आता तो लेजर गलत, और लेजर गलत तो ट्रायल बैलेंस गलत, और ट्रायल बैलेंस गलत तो आगे के सारे अकाउंट्स गलत, सब कुछ गलत। तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या निकल के आई आपकी? जर्नल। परफेक्शन किस में होनी चाहिए? जर्नल। मास्टर होना चाहिए आपको जर्नल में, अगर आपको एक्सेल करना है अकाउंट्स के फील्ड में। आपका कोई भी डाउट हो तो मुझे बताएं। देखिए, ट्रायल बैलेंस आपकी उस बात को भी एकदम प्रूव करता है जो आपने पहले पढ़ी थी मॉडर्न अप्रोच में, कि जितनी भी एसेट्स हैं उनके सबके डेबिट में बैलेंसेस हैं। अगर आप देखें इसमें जितने भी एसेट्स के अकाउंट हैं उन सबके बैलेंस डेबिट में हैं। जितने एसेट्स हमेशा डेबिट में होते हैं। ये देखिए हम ढूंढ के बता रहे हैं, एसेट्स आपके देखिए डेबिट में है, ठीक है। कैश आपकी एसेट है, डेबिट में है। बैंक बैलेंस आपका एसेट है, डेबिट में है, ठीक है। डेटर्स आपकी एसेट है, डेबिट में। मशीन आपकी एसेट है, डेबिट में। ये देखिए कैश सर ने बताया, बैंक एसेट है आपका, डेबिट में आया। डेटर्स एसेट है, डेबिट में आए। मशीन एसेट है, डेबिट में। फर्नीचर एसेट। परचेज आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंस भी डेबिट में रहते हैं, तो परचेज भी डेबिट में है। इसलिए देखें आप, फर्नीचर एसेट है, डेबिट में है। बैड डेट्स आपके लॉसेस हैं, डेबिट में। वंशिका से आपको पैसे लेने हैं, डेटर है, वो आपके डेटर है, एसेट है। यहाँ पे मॉडर्न अप्रोच डेबिट में पड़ी है, वो या तो एसेट है या खर्चे हैं। सिमिलरली जितनी भी चीजें क्रेडिट में पड़ी हैं, तो क्रेडिट में 3 तरह की चीजें होती हैं। कैपिटल होती है आपकी, तो कैपिटल में देख लें क्रेडिट बैलेंस ही आया है। इनकम होती है आपकी, और लाइबिलिटी होती है। तो कैपिटल का बैलेंस है, फिर सेल्स आपकी इनकम है, इनकम का बैलेंस है। पलक को आपने पैसे देने हैं कि आपने उनसे उधार लिया था, वो क्रेडिटर है आपकी, और क्रेडिटर्स तो आपकी लायबिलिटी हो जाएंगे। जो रूल आपने पहले पढ़े हुए हैं वो रूल हर जगह फॉलो होते रहते हैं। और जैसा कि सर ने बताया कि ट्रायल बैलेंस बेसिकली
पहली चीज तो आपके सारे जो लेजर बने हैं उनकी एक समरी बना देता है, ये भी समराइजिंग है, समरी बना रहे हो आप, पूरी समरी हो रही है ये, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या होता है कि इससे आप ये चेक कर लेते हो कि कहीं आपसे कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक तो नहीं हो गई है। अगर कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक है तो वो ट्रायल बैलेंस से पकड़ जाएगी। कहीं आपने गलती से किसी जगह पर 1000 लिख दिया डेबिट में और क्रेडिट में लिख दिया 10,000, तो 9,000 का अंतर हो गया, यहाँ ये टोटल टैली ही नहीं करेगा। हाँ, अकाउंटिंग मिस्टेक अगर कोई होगी, सारी मिस्टेक्स इससे नहीं पकड़ में आती है, लेकिन जो अर्थमेटिकल मिस्टेक्स हैं, जैसे टोटलिंग आप कर रहे हो, पोस्टिंग आप कर रहे हो, आपने रॉन्ग साइड में पोस्टिंग कर दी, आपने टोटलिंग में मिस्टेक कर दी, आपने बैलेंस निकालने में माइनस करते हो, आप उस माइनस करने में कोई गलती कर दी, तो वो गलतियां पता चल जाती हैं और ये पता चल जाता है कि आपने कोई गलती की है। तो आप अपने उन लेजर्स को चेक कर सकते हो खुद जाकर और देख सकते हो कहां पर गलती हुई है। ठीक है, हाँ जी सर, थैंक यू सर। अब देखिए, ये मैंने नीचे ना कुछ फिगर्स लिखे हैं। जो बेकार जितना बच्चा होगा वो उतना छोटा जीरो बनाएगा, उतने छोटे नंबर लिखेगा। अकाउंट्स में सक्सेसफुल होना है तो नंबर को फुल साइज पे लिखने की आदत बनानी है, 2, 3, 4, 5। हमारे नंबर्स को यहाँ मत देखिएगा, जब हम व्हाइट बोर्ड पे लिखते हैं ना, एक्चुअल वाले बोर्ड पे, तो देखिए यहाँ पर क्या है, स्क्रीन में लिखने में बड़ी मुश्किल होती है। स्क्रीन में हम लिखते हैं तो वो आ नहीं पाता, हालांकि हम यहाँ पे भी कोशिश करते हैं पूरे एक साइज के फिगर्स लिखें, बट यहाँ पे स्क्रीन में जो ये स्टाइलस है, ये देखिए इसकी टिप बड़ी बेकार सी है, इसे चलाने में बड़ी मुश्किल होती है इसमें। तो आपको जब कॉपी में लिखना है तो ये जो है, ये पहचान है कि ये बेकार बच्चे ने लिखा हुआ है, ये जो मार्क है। अच्छा बच्चा क्या होगा, वो परफेक्ट बड़े साइज का जीरो बनाएगा और फिगर्स को वो बड़े बड़े लिखता है। अकाउंट्स में सक्सेसफुल वही होगा जो फिगर्स को बड़े बड़े अच्छे से प्रेजेंटेशन देगा, अच्छे से लिखेगा। दूसरा आपको नियम क्या बनाना है कि जब भी आपने फिगर लिखने हैं वो लास्ट से 3 के बाद कॉमा और फिर 2 के बाद, पीछे 3 के बाद फिर इधर 2 के बाद, आगे अब 2 के बाद कॉमा जरूर लगनी चाहिए। हर अकाउंटेंट के लिए ये जरूरी है कि लास्ट से पहली बार 3 में, बाकी इस साइड बढ़ते हुए कॉमा लगेगी 2। तो ये इसको पढ़ेंगे कैसे, 3,52,678। यहाँ पे देखिए हम कॉमा यूज करते हैं, यहाँ पर हम स्क्रीन में लिख नहीं पा रहे हैं ऐसा। और जो आपको कॉपी में करना है वो ध्यान ये देना है कि हर फिगर के नीचे फिगर आना चाहिए। ये लास्ट लाइन जैसे है, जैसे मैं यहाँ दिखा रहा हूँ, 0 के नीचे ये 0 आना चाहिए। फिर दूसरी लाइन में ये 0 के नीचे 0 आना चाहिए। तीसरी लाइन में फिर ये 0 के नीचे ये 0, और चौथा यहाँ पर हर कॉमा के नीचे कॉमा आना चाहिए। अगर आपका ऐसा नहीं आ रहा है तो आप एक बहुत ही बेकार अकाउंटेंट बनने वाले हैं, क्योंकि आप गलतियां करेंगे। क्यों गलतियां करेंगे? क्योंकि आपने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया फिगर्स के ऊपर। फिगर्स का ही तो सारा काम है अकाउंट्स में। अच्छा ठीक है, अब क्लास लॉग आउट होने वाली है, आज की क्लास यहीं करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही लॉग आउट हो जाएगा, बाय मेरी